So let us continue with the next lecture. So in the previous lectures, we have already seen what are the different packing arrangements और different packing arrangements में packing fraction, number of atoms, tetrahedral voids, octahedral voids किस तरह से calculate किए जाते हैं. Okay, now let us solve some problems. Now first is a compound forms hexagonal closed packed structure. तो HCP structure है. What is the total number of voids in 0.5 mole of it and how many of these are tetrahedral voids? ये NCERT का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है. देखिए अब क्योंकि यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो रही है तो HCP के केस में टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होते हैं. देखिए Z कितना है HCP में 6, तो इसका मतलब वो कि 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे और प्लस 6 होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. तो एक यूनिट सेल में कितने हो रहे हैं टोटल 18 वॉइड्स पर यूनिट सेल. तो 0.5 मोल में क्या होगा. देखो 0.5 मोल ऑफ इट, 0.5 मोल ऑफ इट का मतलब क्या हुआ, मतलब 0.5 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. तो 0.5 मोल ऑफ कंपाउंड का मतलब हुआ 0.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर इतने पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड. ठीक है, अब हम नहीं बोल सकते कि वो पार्टिकल्स एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी हैं. तो एक मोल में Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो 0.5 मोल में 0.5 एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स ऑफ दैट कंपाउंड होंगे. अब एक HCP के यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं 6, तो 6 पार्टिकल मिलके या 6 एटम्स या स्फेयर मिलके एक HCP बनाते हैं. तो 0.5 Na पार्टिकल्स को यूज करके हम कितने, तो नंबर ऑफ HCP यूनिट सेल्स कितने आ जाएंगे यहां पे 0.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय 6, तो इतने आ गए यूनिट सेल्स. ठीक है, और एक यूनिट सेल में कितने वॉइड्स होते हैं 18, तो इतने यूनिट सेल्स में कितने वॉइड आएंगे 0.5 इंटू Na डिवाइड बाय 6 इंटू 18, इतने आगे टोटल वॉइड्स. और इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे 0.5 Na डिवाइड बाय 6 इंटू 12, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे 0.5 Na डिवाइड बाय 6 इंटू 6. ओके, तो दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इट स्टेप बाय स्टेप. Second question, a compound is formed by two elements M and N. The element N forms CCP and atoms of M occupy 1/3 of the tetrahedral voids. What is the formula of the compound? CCP के केस में हमारे पास 4 इफेक्टिव एटम्स आते हैं. तो N CCP पे है, मतलब N is placed at the lattice positions. ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो N इज प्लेस्ड ऑन लैटिस साइट्स. ठीक है, तो इसका मतलब हुआ N के इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4 एटम्स पर यूनिट सेल. तो N के तो 4 हैं. अगर N के 4 एटम्स हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स. उसमें से कितने ऑक्यूपाई हो रहे हैं 1/3. तो M कितना है 8 टेट्राहेड्रल में से 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है वो, तो 8/3 वॉइड्स. ठीक है, हर वॉइड में एक एटम होगा, तो एटम पर यूनिट सेल. तो फॉर्मूला यहां पर क्या आ जाएगा N जब यहां पर 4 हैं तो M है 8/3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए. तो N कितना आ जाएगा 12 और M आ जाएगा 8. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो N कितना आ जाएगा 3M2. तो N3M2 इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. ओके, नाउ यू कैन नोट इट डाउन. एंड देन द क्वेश्चन नंबर 3,
Which of the following lattices has the highest packing efficiency? सिंपल, क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? तो वी नो दैट सिंपल क्यूबिक में द परसेंटेज ऑफ पैकिंग इज 52.4%, बॉडी सेंटर्ड में इट इज 68% और हेक्सागोनल में 74%. तो HCP इज द मोस्ट एफिशिएंट अमंग दीज पैकिंग्स. देन क्वेश्चन नंबर 4, एन एलिमेंट विद मोलर मास, तो मोलर मास आपको दिया गया है किलोग्राम पर मोल में, फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ 405 पाइकोमीटर्स और डेंसिटी भी आपको पर किलोग्राम 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम. ओके, यहाँ डेंसिटी में थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है. डेंसिटी यहाँ पर किलोग्राम क्यूब नहीं, इतने किलोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि 2.7 इंटू 10⁻³ का मतलब है 2700. तो 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, तो इट विल बी पर मीटर क्यूब. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. अब यहाँ पर नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल के ये सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, मतलब इफेक्टिवली आपको ये बताना है कि Z की वैल्यू क्या है. तो डेंसिटी क्या होता है? Z इंटू एटॉमिक मास, मोलर मास डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर इंटू A क्यूब. तो Z की वैल्यू दी गई 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. Z की वैल्यू अननोन है, यही फाइंड आउट करनी है. मास कितना दिया है यहाँ पर? मोलर मास 2.7 इंटू 10⁻² किलोग्राम पर मोल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल. ठीक है, ये पर मोल आ जाएगा, एटम्स पर मोल इंटू A क्यूब. अब A है आपको पाइकोमीटर्स में दिया हुआ है, तो 405 पाइको कितना होता है? 10⁻12. ठीक है, इतने मीटर का क्यूब. तो यहाँ से बस ये ध्यान रखना है कि यूनिट्स की यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए. तो मीटर क्यूब में दोनों तरफ वैल्यूज रहेंगी, तो उस वैल्यू को सॉल्व करके यू कैन फाइनली कैलकुलेट द वैल्यू फॉर द Z. Z 1 आता है तो सिंपल क्यूबिक होगा, Z अगर 2 आता है देन इट इज अ बॉडी सेंटर्ड, और Z अगर 3 आता है देन इट इज अ Z अगर 4 आता है देन इट इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक. ओके, so that way we can easily solve it. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. अ मेटल क्रिस्टलाइजेज इन 2 क्यूबिक फेजेस. तो सेम मेटल 2 क्यूबिक फेज में क्रिस्टलाइज कर रहा है. वन इज FCC एंड द अदर इज BCC. यूनिट सेल आर, मतलब यूनिट सेल की जो लेंथ है, एज लेंथ दैट इज 3.5 एंगस्ट्रॉम एंड 3 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली. अब कैलकुलेट करना है द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटीज. तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. अब देखो, डेंसिटी के फॉर्मूले में D इज इक्वल टू ZM अपॉन NA इंटू A क्यूब. Z यहाँ पर वेरिएबल है, यस. अब क्योंकि सेम मेटल है तो उसका एटॉमिक मास M सेम रहेगा, एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z डिवाइड बाय A क्यूब. तो यहाँ से अगर हम निकालें डेंसिटी फॉर द FCC, ठीक है, FCC के लिए उसको DF ले लेते हैं और BCC के लिए उसको DB ले लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? Z ऑफ FCC में Z की वैल्यू क्या होती है? 4. तो 4 डिवाइड बाय FCC की एज लेंथ कितनी है? 3.5. तो 3.5 एंगस्ट्रॉम का क्यूब डिवाइडेड बाय बॉडी सेंटर्ड के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? 2. तो 2 डिवाइडेड बाय 3.0 एंगस्ट्रॉम का क्यूब. ओके, तो फाइनली आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस रेशियो विल कम आउट अराउंड 1.26. सो दैट इज द आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन. अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 6. An FCC lattice has lattice parameter A is equal to 400 picometer. Calculate the molar volume of the lattice including all the empty
स्पेस, ठीक है। तो इंक्लूडिंग ऑल द एम्प्टी स्पेस का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? इट मीन्स कि जो स्पेस मेटल के या उसके जो एलिमेंट के एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो तो आपको वॉल्यूम में कैलकुलेट करना ही है, साथ के साथ जो खाली स्पेस है मतलब पूरे यूनिट सेल का स्पेस यहां पर ये कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें यूनिट सेल के लिए, तो एफसीसी के लिए 4 एटम होते हैं पर यूनिट सेल, ठीक है। तो 4 एटम्स पर यूनिट सेल इन एफसीसी लैटिस। तो एक यूनिट सेल की वॉल्यूम कितनी है, या आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स। अगर हम खाली स्पेसिस को भी काउंट करें तो एक यूनिट सेल में 4 एटम आ रहे हैं, ठीक है। तो 4 एटम की वॉल्यूम कितनी है यूनिट सेल की वॉल्यूम के बराबर, दैट इज ए क्यूब। तो दैट इज 400 पाइकोमीटर्स। तो 400 पाइकोमीटर, तो 400 इंटू 10⁻12 मीटर क्यूब। तो अगर 4 एटम्स की वॉल्यूम इतनी आ रही है, मोलर वॉल्यूम के लिए क्या मतलब हुआ उसका कि 1 मोल एटम्स के लिए, ठीक है। तो 1 मोल या एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स के लिए वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? अगर 4 के लिए इतनी है तो 1 के लिए कितनी होगी? डिवाइड बाय 4। और एवोगाड्रो नंबर के लिए कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाय 6.023 इंटू 10⁻23। तो दिस विल कम अराउंड, अगर आप यूनिट की कन्वर्जन करते हैं, ये मीटर में है यहाँ पे, इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ml में पूछी गई है, मिलीलीटर में, तो आप 400 इंटू 10⁻12 को कैसे लिखते हैं? -10 यहाँ पर लेके इसको सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। 10⁻10 लिख लो और यहाँ सेंटीमीटर लिख लो। उससे जो आपका आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो आंसर आएगा 9.6 ml। दैट इज डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में देखिए क्या है। अ सॉलिड हैज 3 टाइप्स ऑफ एटम्स x, y एंड z। x एफसीसी लैटिस पे होता है, y सारे के सारे टेट्राहीड्रल वॉइड्स पे है, एंड z एटम ऑक्यूपाइंग हाफ द ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स। देखो तो x के कितने होंगे? x यहाँ पर एफसीसी के लैटिस पॉइंट्स पे हैं, तो x के होंगे 4 एटम्स पर यूनिट सेल। अब 4 एटम हैं यूनिट सेल में, तो टेट्राहीड्रल वॉइड डबल होंगे, 8 होंगे। तो y जो है वो सारे के सारे टेट्राहीड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब y 8 हैं। और z, अब 4 एटम पर यूनिट सेल होंगे तो 4 ही ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स होंगे, और उसमें से आधे ऑक्यूपाई कर रहा है z, तो 4 में से 2। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला देखें तो x4 y8 z2, सिंप्लीफाइड फॉर्म में x2 y4 z, ठीक है। तो x2 y4 z, दैट इज आंसर इज A। Now next question, question number 8. The low density of alkali metals is due to, देखो अल्कली मेटल्स के पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है? BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है दैट इज 68%, तो मतलब 32% स्पेस खाली होता है, ठीक है। तो देयर BCC स्ट्रक्चर इन विच अबाउट 32% ऑफ द अवेलेबल स्पेस इज अनफिल्ड। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हुई। HCP वो होते नहीं हैं, CCP भी उनका स्ट्रक्चर नहीं होता, और BCC में 47% स्पेस खाली नहीं होता, 32% खाली होता है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 9। एटम्स ऑफ द एलिमेंट A फॉर्म HCP, ठीक है। तो A अगर HCP बना रहा है तो A के पर यूनिट सेल 6 एटम होंगे, एंड एटम्स ऑफ एलिमेंट C ऑक्यूपाई ओनली 2/3 ऑफ ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स। अब देखो एलिमेंट C है, अगर A के 6 एटम है पर यूनिट सेल तो ऑक्टाहीड्रल वॉइड भी 6 होंगे, तो उसमें से 2/3 ऑक्यूपाई हो रहे हैं, दैट इज 4।
तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, A6C4, सिंप्लीफाइड फॉर्म में इट विल बी A3C2. ओके, तो आंसर विल A3C2, दैट इज C ऑप्शन. Now the question number 10. Is there an expansion or contraction as iron transform from HCP to BCC? The atomic radius of iron is 125 picometers in HCP but 50 root 2 picometers in BCC. Now it's a good question कि जब आयरन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग में ट्रांसफॉर्म होता है तो वहाँ पर एक्सपेंशन होती है या कॉन्ट्रैक्शन होती है. तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्सपेंशन हुई या कॉन्ट्रैक्शन हुई. अब आयरन का एटम, अगर एक एटम का मास m है तो वो एक्सपैंड करे या कॉन्ट्रैक्ट करे, एक्सपेंशन से या कॉन्ट्रैक्शन से मास तो चेंज नहीं होता. चेंज क्या होता है, वॉल्यूम. वॉल्यूम चेंज होगी तो डेफिनेटली डेंसिटी भी चेंज होगी. तो डेंसिटी इंक्रीजेज एज वॉल्यूम डिक्रीजेज. ठीक है, तो यहां पर हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में HCP और BCC में अगर हम डेंसिटी कंपेयर करें तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी मतलब वहां पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है. ठीक है, अगर BCC की डेंसिटी ज़्यादा है HCP से तो मतलब वो HCP से BCC जाने में डेंसिटी बढ़ रही है, तो इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हुआ. क्योंकि जब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वॉल्यूम कम होती है, तभी डेंसिटी बढ़ेगी. पर अगर HCP के कंपैरिजन में BCC की डेंसिटी कम है तो उसकी वॉल्यूम बड़ी होगी, तो वहाँ एक्सपेंशन हुआ होगा. अगर दोनों की डेंसिटी बराबर है तो ना तो एक्सपेंशन हुआ है ना ही कॉन्ट्रैक्शन. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेंसिटी की रेशियो लेंगे. तो देखो, डेंसिटी ऑफ BCC डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ HCP. अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Z इंटू M डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ठीक है, जो A क्यूब होता है, पर A क्यूब मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि HCP के केस में ये क्यूबिक नहीं है तो A क्यूब नहीं ले सकते. अब क्योंकि एलिमेंट वही है, आयरन है, तो मास की वैल्यू दोनों के लिए कांस्टेंट होगी. एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट है, तो डेंसिटी किससे चेंज हो सकती है, Z चेंज होगी तो डेंसिटी चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होगी तब डेंसिटी चेंज होगी. इट मीन्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग डेंसिटी ऑफ BCC अपॉन डेंसिटी ऑफ HCP मीन्स Z ऑफ BCC कितना होता है, 2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए ये आ गया A क्यूब डिवाइड बाय HCP. HCP में टोटल नंबर ऑफ एटम Z कितने आते हैं, 6 डिवाइड बाय इसकी वॉल्यूम कितनी होती है, 24 रूट 2 R क्यूब. और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए रूट 3A इज इक्वल टू 4R. तो A क्या आ जाएगा, 4R बाय रूट 3. तो A क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4R डिवाइड बाय रूट 3 का क्यूब. तो इसकी अगर आप रेशियो निकालेंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ BCC आपको दिया गया है, ये जो R की वैल्यू है, रेडियस ऑफ BCC ये दिया गया है 50 रूट 2 पाइकोमीटर्स, और रेडियस ऑफ HCP आपको दिया गया 125 पाइकोमीटर. तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है और इसकी रेशियो निकालनी है. तो उसके अकॉर्डिंग होपफुली आंसर यही आएगा कि BCC के केस में जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है. ठीक है, ये आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा. मीन्स HCP के कंपैरिजन में BCC की डेंसिटी ज़्यादा है. तो डेंसिटी ज़्यादा है मीन्स वॉल्यूम कम हुई है, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुई है. ओके, so that is clear. In the next lecture we will start from the radius ratio of the different voids.